अरेस्ट क्या है, इसको लेकर के आज हम समझेंगे। अरेस्ट सीआरपीसी की धारा 41 से लेकर के 60 तक में अरेस्ट से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अरेस्ट सीआरपीसी की के चैप्टर 5 से प्रावधान किए गए हैं अरेस्ट से रिलेटेड। तो बेसिकली हेडिंग्स के माध्यम से अरेस्ट क्या होता है, अरेस्ट कितने प्रकार का होता है, ये कैसे किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, बिफोर या एट द टाइम ऑफ अरेस्ट क्या प्रोसीजर अपनाना होता है, और आफ्टर द अरेस्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है, और इसके अलावा अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या होते हैं, इन वीडियो को हम समझेंगे आज। ठीक है, अरेस्ट क्या है इसको अगर हम समझें तो एक प्रकार से अरेस्ट को एक सामान्य लैंग्वेज में कहें, एक सामान्य भाषा में कहें तो एक प्रकार का एक विधिक प्रक्रिया है जिसका पालन एक जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं वो करती हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का मतलब पुलिस जो सबसे जनरल अथॉरिटी है जो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करती है, इसके अलावा कुछ स्पेशल एजेंसीज भी होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करती हैं। तो पुलिस या जो स्पेशल एजेंसीज होती हैं वो प्रॉपर रूप से इन्वेस्टिगेशन के कार्य को ठीक प्रकार से कर सके, इसके लिए अरेस्ट का प्रावधान सीआरपीसी में या आपराधिक विधि में किया गया। एक और टर्म बेसिकली प्रयोग किया जाता है कि कस्टडी। कस्टडी क्या होता है? तो कस्टडी अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है। कस्टडी अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है। कोई अरेस्ट जो किया जाता है वो कस्टडी होता है, और प्रत्येक जो कस्टडी होती है वो अरेस्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर पूछताछ के लिए किसी को सुनते हैं आप लोग कि सीबीआई ने या एनआईए ने या ईडी ने 2 घंटे तक पूरे दिन बैठाए रखा, 12 घंटे बैठाए रखा, 10 घंटे तक पूछताछ की, तो पूछताछ के लिए 10 घंटे तक जो बिठाए रखना होता है वो कस्टडी में लेना होता है। और अरेस्ट के लिए क्या होता है? अरेस्ट बेसिकली कैटेगरी में आता है डिटेंशन जिसको बोलते हैं, और वो बेसिकली इसलिए इसके प्रॉपर 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो क्या कि इन्वेस्टिगेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, प्रॉपर रूप से इन्वेस्टिगेशन हो सके, और इसके लिए क्या होता है कि उसकी प्रेजेंस जो है वो इंश्योर करानी होती है कि जो एक्यूज्ड है वो कहीं न्यायालय की सीमा से या पुलिस की पकड़ से बाहर न चला जाए, उसकी सीमा से बाहर न चला जाए, तो उसकी प्रेजेंस इंश्योर हो सके जब भी आवश्यकता है। अब सामान्य हर मामले में क्या अरेस्ट होता है? नहीं होता है। जब हम टाइप्स ऑफ अरेस्ट पे पढ़ेंगे तो अरेस्ट 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अरेस्ट विद वारंट और अरेस्ट विदाउट वारंट। तो जनरली क्या होता है कि जो तो मामले पे डिपेंड करेगा कि मामला कैसा है, उस हिसाब से समझ आएगा। लेकिन अरेस्ट जो है क्या होता है? तो अरेस्ट एक प्रक्रिया है, जैसे हमने कहा एक प्रोसीजर है, और कैसा प्रोसीजर है? एक लीगल प्रोसीजर है। प्रोसीजर का मतलब क्या? जब हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो प्रक्रिया सामान्य रूप से 2 व्यक्तियों के क्रियाकलापों से मिलकर बनती है। प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति के कुछ करने से नहीं बनती। ठीक है, तो इसमें क्या अरेस्ट एक प्रक्रिया है, लीगल प्रोसीजर है। तो प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज होती हैं, जो भी अरेस्टिंग अथॉरिटीज होती हैं, जिनके पास अरेस्ट की पावर होती है, जिनको लीगल अथॉरिटी होती है अरेस्ट करने की, वो किसी व्यक्ति से, ठीक है, किसी व्यक्ति को बताते हैं कि भाई हमको आपको अरेस्ट करना है। तो वो क्या करता है? वो जनरली अगर अपने आप को कह देता है ठीक है मैं आपके साथ चल रहा हूं, तो एक व्यक्ति ने कहा, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं उन्होंने कुछ कहा, और उसके बाद जो उस व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जाना है उसने क्या कहा? चलो ठीक है मैं आपके साथ चलता हूं। तो ये क्या हो गया? 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। एक ने कुछ कहा और दूसरे ने कहा मैं ठीक है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं आपके साथ चलता हूं। ठीक, तो जनरली जो हैंड कफिंग होता है, जो हथकड़ी लगाना होता है, वो हर एक अपराध में या हर एक गिरफ्तारी में पुलिस जो है गिरफ्तारी करते समय, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी गिरफ्तारी करते समय हथकड़ी नहीं लगाती। बेसिक कारण क्या है उसका? बेसिक कारण यही है कि अगर वो अपनी मर्जी से चलने के लिए तैयार होता है तो उस स्थिति में उनको हथकड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्यूज्ड है जिसके भागने की संभावना है, जो बल का प्रयोग करता है, अरेस्ट से बचने के लिए बल का प्रयोग करता है, तो उस स्थिति में क्या होता है? हथकड़ी का प्रयोग करना पड़ता है, या उस समय जो है उनको फिजिकली डिटेन करना पड़ता है। ठीक है, फिजिकली डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि हाथ पकड़ करके टच करना होता है। वो जनरली जब अरेस्ट किया जाता है तो उसमें बॉडी को टच करने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्बल मीनिंग से कहा कि भाई यू आर अंडर अरेस्ट, आपको अरेस्ट किया जाता है, और दूसरे ने कहा ठीक है ओके मैं चलता हूं आपके साथ। तो ये क्या हो गया? प्रोसीजर हो गया। भाई एक व्यक्ति ने कहा और दूसरे व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट किया, और अगर वो फोर्स का प्रयोग करता है उससे बचने के लिए, तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? उस स्थिति में जो फोर्स का प्रयोग
अथॉरिटी को भी करना पड़ेगा, लीगल अथॉरिटी भी फोर्स का प्रयोग करेगी, बल का प्रयोग करेगी। और बल का ऐसा प्रयोग करने में वो क्या कर सकती है, हाथ को पकड़ भी सकती है, टच भी कर सकती है, या हैंड कफिंग भी कर सकती है, हथकड़ी भी लगा सकती है। ठीक, अब कस्टडी एक ब्रॉड टर्म है, जैसा हमने बताया, तो कस्टडी में कोई भी ले सकता है, कस्टडी में कोई भी ले सकता है। कोई भी का मतलब क्या, कोई जरूरी नहीं वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही हो। हाँ, कस्टडी के लिए भी क्या होनी चाहिए, लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी क्या होनी चाहिए, लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। और अरेस्ट के लिए भी लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। तो डिफरेंस क्या है, कस्टडी, सारी जो कस्टडियां होती हैं उसमें अरेस्ट सम्मिलित होता है, लेकिन सारे जो अरेस्ट होते हैं वो कस्टडी नहीं होते हैं। ऑल अरेस्ट आर नॉट कस्टडी, ठीक है, ऑल द कस्टडीज आर अरेस्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने बताया ना कि जो नॉन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अलावा भी गिरफ्तारी का बेसिक पर्पज होता है कि वो भाग नहीं ना पाए, ठीक है, वो परिसीमाओं से बाहर न जाने पाए। लेकिन कस्टडी क्या, पूछताछ करना, कुछ पता करना, कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, उसके लिए भी लोगों को बिठाए रखा जा सकता है, तो वो कस्टडी के प्रूफ में आएगा, वो कस्टडी वाला जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन का बेसिक पर्पज के उसकी प्रेजेंस को एंश्योर कराना, कहां पे जब भी रिक्वायरमेंट पड़े क्रिमिनल प्रोसीजर में, चाहे वो कोर्ट के सामने या पुलिस के सामने, उसकी वो भागने ना पाए, उसकी जो प्रेजेंस है उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए अरेस्ट किया जाता है। अब डिटेंशन क्या होता है, एक नया टर्म और आता है डिटेंशन। डिटेंशन में क्या अंतर होता है, क्योंकि तीनों टर्म्स, चाहे वो अरेस्ट हो, कस्टडी हो या डिटेंशन हो, तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। तो डिटेंशन क्या होता है, तो डिटेंशन बिना लीगल अथॉरिटी के भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपको एक कमरे में बंद कर दे, ठीक है, या आपको खड़ा रखे और कह दे कि भाई चारों तरफ से बंदूकधारी व्यक्तियों को नियुक्त कर दे कि इनको यहां से हिलने नहीं देना, ये क्या है, ये डिटेंशन, डिटेन कर दिया गया, ठीक है, आपको बंद कर दिया गया, आपकी जो लिबर्टी है उसको, लिबर्टी को कर्टेल कर दिया गया, आपकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। तो डिटेंशन जो है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो चाहे लीगल अथॉरिटी हो, चाहे लीगल अथॉरिटी ना हो। कस्टडी करने के लिए, कस्टडी में लेने के लिए भी लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए, और अरेस्ट करने के लिए भी लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। दोनों लीगल अथॉरिटी के तहत ही किए जाते हैं। अरेस्ट का उद्देश्य क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंस को सुनिश्चित कराना, उस अभियुक्त की प्रेजेंस को सुनिश्चित कराना कोर्ट के सामने। जबकि कस्टडी का मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इंक्वायरी के इंफॉर्मेशन प्राप्त करना हो सकता है, ठीक है। कस्टडी फॉर इंफॉर्मेशन के लिए होता है और ये प्रेजेंस के लिए होता है। आज तो समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्या अरेस्ट ऐसे भी हो सकता है कि एक व्यक्ति ने क्या कहा कि चारों तरफ घेरा बना दिया है, ठीक है, और कहा इस घेरे से आपको बाहर नहीं निकलना है, क्या वो कस्टडी या अरेस्ट की श्रेणी में आए, आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, कस्टडी आएगा। तो कस्टडी के लिए प्रॉपर देखना पड़ेगा कि उसके पास लीगल अथॉरिटी है ये करने की या नहीं है। अगर लीगल अथॉरिटी है तो कस्टडी में आएगा। और कस्टडी का बेसिक पर्पस होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना, बिना किसी उद्देश्य के आपको घेरे में बंद कर दिया गया, इसका मतलब क्या है, तो डिटेंशन है। और उद्देश्य से किया गया, पर्पस से किया गया, पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर करना, सूचना प्राप्त करना, कस्टडी हो गया। और क्या पर्पस है, पर्पस है कि आपको भागने नहीं देना, आप कहीं भाग न जाएं, आपकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना, ये क्या हो गया, ये अरेस्ट हो गया। तो मद्रास हाईकोर्ट की फुल बेंच ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है अरेस्ट को, अरेस्ट क्या होता है। तो उसमें बेसिकली यही कहा गया कि अरेस्ट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी को टच किया जाए, टच किए बिना भी अरेस्ट हो सकता है, यानी मौखिक शब्दों के द्वारा भी अरेस्ट हो सकता है। जैसे मैंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट, ये क्या हुआ, ये कहना ही अपने आप में अरेस्ट नहीं हुआ। जब दूसरा उस पर क्या कर दे, उस पर रिएक्ट कर दे, उस पर प्रतिक्रिया कर दे कि मैं आपके साथ चलता हूं, अरेस्ट हो गया। तो केवल मौखिक शब्दों द्वारा भी अरेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है दूसरे का रिएक्शन, दूसरे की प्रतिक्रिया। और अगर वो प्रतिक्रिया नहीं देता है, भागता है, और आपने कहा यू आर अंडर अरेस्ट, तो इतने में अरेस्ट नहीं हो जाएगा। अरेस्ट होने के लिए क्या है, प्रोसीजर है, हमने कहा लीगल प्रोसीजर है। लीगल प्रोसीजर का बेसिक मतलब ही यही होता है कि भाई दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, एक ने कुछ कहा और दूसरे ने उसको रिएक्ट किया, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि अरेस्ट, कस्टडी और डिटेंशन में क्या है, ठीक है। और अरेस्ट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन भी किया जाता है।
हमको कि अरेस्ट कब किया जाता है, तो अरेस्ट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ही किया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, है ना, साक्ष्यों का एकत्रीकरण करना। कौन सी सेक्शन प्रभावित करती है इसको, सेक्शन 2H, ठीक है, सेक्शन 2H इन्वेस्टिगेशन को परिभाषित करते हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस है, साक्ष्यों का एकत्रीकरण करना है। और जब साक्ष्य एकत्रीकरण करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को जिससे कुछ पता चल सकता है उसको कस्टडी में लेना, वो कस्टडी हो गया। और वो भागने ना पाए, पता चला भाग जाए और मिलेगी ना, तो उसके ऊपर केस चलाने का क्या मतलब। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि विदेशों में भाग जाते हैं, ठीक है, अब जैसे विजय माल्या या मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, अब ये लोग क्या हो गए, फॉरवर्डिंग ऑफेंडर्स एक्ट 2018 आर्थिक भगोड़ा अधिनियम 2018 के तहत आरोपी हैं, लेकिन ये लोग क्या हो गए, न्यायालय की पहुंच से ही बाहर हो गए। तो अब अगर इनका अरेस्ट कर लिया गया होता टाइम रहते हुए तो ये भाग ना पाते, ठीक है, और अब भाग गए हैं तो उसका मतलब, उस केस का मतलब क्या है, कुछ नहीं। जब आप कैपेबल ही नहीं है पनिश करने की स्थिति में तो क्या मतलब है। तो इसलिए बेसिक उद्देश्य अरेस्ट का क्या है कि प्रेजेंस को इंश्योर कराना। कहां पे, दोनों जगह हो सकता है, वो कोर्ट के सामने भी हो सकता है और वो पुलिस स्टेशन में भी हो सकता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने भी हो सकता है। कस्टडी में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है और अरेस्ट में प्रेजेंस को सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। अब जो जैसा कि हमने बताया कि ये वाली बात जो है वो आपकी सीआरपीसी में उसको डिफाइन नहीं किया गया है। अरेस्ट क्या होता है इसको सीआरपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। अब क्या दूसरा कि टाइप्स ऑफ अरेस्ट क्या होता है, अरेस्ट कितने प्रकार का होता है, तो अरेस्ट बेसिकली दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा अरेस्ट, अरेस्ट विद वारंट और अरेस्ट विदाउट वारंट। जैसे नॉन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी कर सकती है क्या, लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए, लीगल अथॉरिटी नॉन इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है अगर लीगल अथॉरिटी उसके पास है ऐसा करने की, कस्टडी लेने की। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं कर रहे हैं आप किसी, उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी लेनी है गवर्नमेंट को किसी पर्पस से, ठीक है, तो क्या कर सकती हैं, कर सकते हैं। रॉ का काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है, रॉ जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बेसिकली रॉ जो है वो क्या करती है, रिसर्च एनालिसिस विंग, वो क्या करती है, वो भी लोगों से पूछताछ कर सकती है। अब वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है, कर सकती है क्योंकि उसके पास लीगल अथॉरिटी है ऐसा करने की। तो अगर लीगल अथॉरिटी है तो स्टडी में किया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऐसा करे। हाँ, अब टाइप्स ऑफ अरेस्ट की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ अरेस्ट में अरेस्ट बेसिकली कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का अरेस्ट कितने प्रकार का होता है, बेसिकली दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा अरेस्ट होता है, एक तो अरेस्ट विद वारंट होता है और अरेस्ट विदाउट वारंट होता है। विद वारंट और विदाउट वारंट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या इस प्रकार का क्लासिफिकेशन सीआरपीसी में किया गया है। इस सेक्शन जैसे कि हमने बताया सेक्शन 41 से लेकर के 60 तक में प्रोविजन दिए गए हैं। क्या यहाँ पे बताया गया है कि अरेस्ट विद वारंट और अरेस्ट विदाउट वारंट क्या होता है, ठीक है। तो अरेस्ट विद वारंट और अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक, तो इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो हमको समझनी है कि वारंट क्या होता है। वारंट क्या होता है, ठीक है। तो वारंट बेसिकली एक प्रकार का अथॉरिटी लेटर होता है, ठीक है। इट इज an authority letter which is provided by generally provided by the court or magistrate for the purpose of detaining someone या for the purpose of making arrest। और किसके लिए हो सकता है, सीज करने के लिए, किसी वस्तु को, किसी जगह को सीज करने के लिए भी हो सकता है, सर्च करने के लिए, सर्च आउट करने के लिए भी वारंट होता है। तो इट इज ए लीगल अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अरेस्ट, सीज और सर्च, वो वारंट होता है। और यहां पर जो अरेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि अरेस्ट विद वारंट, ठीक है।
है, तो पहली चीज हो गया कि अरेस्ट कौन जारी करता है, कोर्ट या मजिस्ट्रेट जारी करता है। किस लिए जारी करेगा? फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अरेस्ट, अरेस्ट करने के लिए जारी करेगा। कौन सा मजिस्ट्रेट या कौन सा कोर्ट करेगा? जिसमें मामला चल रहा है या जिसके जुरिस्डिक्शन में मामला आता है वो करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये क्या है, एक प्रकार का अथॉरिटी लेटर होता है। पहले वारंट को समझें, वारंट क्या होता है? अथॉरिटी लेटर होता है, अथॉरिटी लेटर होता है। अब यही बात अथॉरिटी लेटर है, तो बेसिकली कौन अथॉरिटी दे रहा है? कोर्ट दे रहा है या मजिस्ट्रेट दे रहा है? कोर्ट दे रहा है या मजिस्ट्रेट दे रहा है। ठीक, वही सर्च करने के लिए भी दे सकता है, किसी वस्तु को सीज करने के लिए भी दे सकता है, किसी प्लेस को सीज करने के लिए दे सकता है और अरेस्ट करने के लिए भी दे सकता है। तो जब एक अथॉरिटी लेटर प्रोवाइड किया जाता है किसको? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो वारंट होता है। और उस अथॉरिटी लेटर के बिहाफ पर पुलिस ऑफिसर्स को क्या होता है, या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये राइट होता है, या लीगल अथॉरिटी उनको प्राप्त हो जाती है कि वो किसी भी पर्सन का अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट वीडियो ऐड हो जाती है। अच्छा चलो ठीक है, तो अरेस्ट के लिए वारंट की आवश्यकता होगी। वारंट क्या करेगा? लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा। किसको करेगा? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को करेगा। किस लिए करेगा? कि अरेस्ट आप कर दो। तो क्या ऐसा जो वारंट है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्हीं को दिया जा सकता है, उन्हीं को जारी किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति को ये पावर दी जा सकती है वारंट के थ्रू अरेस्ट करने? किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है वारंट, तो किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस को ही दी जाए, वो किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है। मजिस्ट्रेट देगा, इसलिए देगा अरेस्ट करने के लिए देगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है इसमें जो समझने लायक है आपको, कि क्या जो वारंट जारी करेगा वो मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से करेगा? मतलब मर्जी से का मतलब सुयो मोटो करेगा, या उसके लिए रिक्वायरमेंट की जाएगी कि भाई आप अरेस्ट वारंट जारी करो? तो बेसिकली हाँ, पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज रिक्वायर करती हैं कि ये मामला जो है वो ऐसा मामला है जिसपे बिना वारंट के यानी आपकी मर्जी के बिना गिरफ्तारी हम नहीं कर सकते, इसलिए आप हमको अथॉरिटी दे दीजिए, आप हमको क्या कीजिएगा, अपनी कंसेंट दे दीजिए कि हम अरेस्ट कर सकते। ठीक है, अब बिना मजिस्ट्रेट के कंसेंट के अरेस्ट करने की अथॉरिटी कौन से मामलों में नहीं होती? जो आपने पढ़ा होगा, वारंट केस पढ़ा होगा ना, कौन से मामले वारंट मामले होते हैं और समन मामले होते हैं। वारंट मामलों में क्या होता है? बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, बिना वारंट की गिरफ्तारी वारंट मामलों में कर सकता है, लेकिन जो अदर देन वारंट मामले होते हैं उनमें वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। तो रिक्वेस्ट मेड की जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी किसके द्वारा? जो भी पुलिस है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो रिक्वेस्ट करेगी, और रिक्वेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट उस मामले की परिस्थितियों को देखेगा और देखेगा कि भाई उसमें वारंट इशू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये देखने के बाद वो अपने डिस्कशन के आधार पर वो अपनी कंसेंट देगा कि भाई एक अथॉरिटी लेटर इशू कर देगा कि भाई आप, और इस अथॉरिटी लेटर में जो वारंट केसेस की जो व्यवस्था की गई है सीआरपीसी में, जो वारंट से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है, वो 71 से लेकर के 80 में दिए गए, सेक्शन 71 से लेकर 80 में दिए गए, उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली अरेस्ट वारंट होने के लिए आवश्यकता है क्या कि एक अथॉरिटी लेटर मिले, किसको मिले? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मिले। ठीक है, डेटिंग एजेंसीज को मिले या पुलिस को मिले। ठीक है, वो ओबीसी में आ जाएगा कि आप अरेस्ट कर सकते हो। अब अरेस्ट विदाउट वारंट या अरेस्ट विद वारंट का जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी में कहां पे किया गया है? अरेस्ट विद वारंट की बात अगर हम करें सीआरपीसी में कहां पे प्रोविजन किया गया है अरेस्ट विद वारंट? सेक्शन कौन सा? तो समन केस की बात की गई है वहां पे। जब आप इस पे देखोगे, इस वाले पार्ट में देखोगे सेक्शन
कौन सा? सेक्शन 42 सेक्शन 42 देखोगे, ठीक है। देखो उसमें 42 में क्या लिखा है, क्या बोल किया है, क्या लिखा है? हालांकि उसमें अरेस्ट विदाउट वारंट है, कर सकता है, बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकता है जब नाम देने से मना करता है। लेकिन अभी हम उस पर बात करेंगे कि कैसे वो सिमिलर है, कैसे वो रिलेटेड है इससे। दूसरा वाला पार्ट क्या कर रहा है, अरेस्ट विद वारंट की बात कर रहा है कि बिना अथॉरिटी के, बिना कोर्ट की मर्जी के, बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के, बिना मजिस्ट्रेट के कंसेंट के क्या किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को जो सस्पेक्टेड है उसको अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर कोई अथॉरिटी लेवल की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि वो मामला ऐसा है जिसमें इंस्टेंट नीड है अरेस्ट करने की, और अगर इंस्टेंटली अरेस्ट नहीं किया गया तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, वो भाग जाए। जनरली सोचने वाली बात है कि अगर 2 साल 3 साल से पनिशेबल कोई मामला होगा तो व्यक्ति अपना जगह, अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर क्यों भागेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो मामला इतना सीरियस है कि उसकी पूरी जिंदगी हो सकता है जेल में ही उसको बितानी पड़े, तो वो भागने का प्रयास करे। तो जनरली ये जो मामले होते हैं अरेस्ट विदाउट वारंट जिनमें किया जाता है वो बहुत ही सीरियस टाइप के मामले होते हैं, बहुत ग्रीवियस मामले होते हैं, जिनको कॉग्निजेबल मामले के नाम से भी हम जानते हैं, जो संज्ञेय अपराध होते हैं, नॉन वेलेबल होते हैं, जिसमें बेल की प्रावधान नहीं होता है, ठीक है। उसमें अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है, ठीक है। और ये मामले क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल मामले होते हैं, वेलेबल मामले होते हैं, इसलिए इसमें हो सकता है। और वहां पर जो वारंट केस की बात की गई है, वारंट केस भी इसमें आ जाएगा, वारंट वाली भी बात इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर टाइप्स ऑफ वारंट की बात करो तो 2 प्रकार के अरेस्ट की बात करो तो अरेस्ट 2 प्रकार का होता है, एक अरेस्ट विदाउट वारंट और अरेस्ट विद वारंट, ठीक है। अब अरेस्ट हाउ मेड, अब हमारा जो है रोल आता है सीआरपीसी की प्रोविजंस का, यानी सीआरपीसी की सेक्शंस का, जो प्रोविजंस हमने यहाँ पे 41 से 60 तक, ये प्रोविजंस का उल्लेख कहां से होता है, यहां से शुरुआत होती है, सेक्शन 46। 41 से हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कहां से, 46 से। 41 से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, 46 पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम चीजों को कनेक्ट करेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। अब कब वारंट की बिना कर सकता है और कब नहीं कर सकता है, इसको लेकर के भी 41, 42 ये सब सेक्शन सब हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। ये पहले प्रकार से ब्रीफ आउट कर लेते हैं। 46 में क्या बताया गया कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ठीक है। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, तो सेक्शन 46 को रीड आउट करो, देखो उसमें क्या लिखा है, पढ़ो साहब, क्या लिखा है। Section 46 Arrest how made. First, in making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested, unless there be a submission to the custody by word or action. Provided that where a woman is to be arrested, unless the circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed, and unless the circumstances otherwise require, or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the woman for making her arrest. Second, if such person forcibly resists the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest. Third, nothing in this section gives a right to cause the death of the person who is not accused of an offence punishable with death or with imprisonment for life. Fourth, save in exceptional circumstances, no woman shall be arrested after sunset and before sunrise. And where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall, by making a written report, obtain the prior permission of the judicial magistrate of the first class within whose local jurisdiction the offence is committed or the arrest is to be made. ठीक, तो 46 जनरली कुछ प्रक्रिया बता रहा है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा। तो पहले कहा गया कि जब तक कि वर्ड्स के अनुसार एक्शन नहीं होता है तब तक बॉडी को टच करने की आवश्यकता नहीं। अरेस्ट करते समय शरीर को टच करने की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब उसने कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाता है और वो चलने से मना करता है, वो क्या करता है, वो डिनाई करता है, वो विरोध करता है, उसका बल का प्रयोग करता है, तब तो टच करने की आवश्यकता पड़ेगी।
अगर वो उसकी वर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेटिव जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है उसके वर्ड्स के हिसाब से एक्यूज्ड काम कर रहा है, तो उस स्थिति में अरेस्ट को करते समय टच करने की या हैंड कफिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक केस था, इसी में रिलेवेंट है, आप इसको कर सकते हो, सुनील कुमार शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 1980 का केस था। तो सॉरी, उसको केस को ऐसा क्या था, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का केस था। और एक केस और था प्रेमशंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। दोनों केसेस में ये बात कही गई कि जनरली अरेस्ट करते समय हैंड कफिंग करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, कौन कौन से केस थे? एक केस था आपका सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का केस था वो भी, और दूसरा केस था प्रेमशंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली प्रशासन 1980 का वो। तो 1980 के दोनों केसेस में ये बात स्पष्ट कर दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब भी अरेस्ट किया जाएगा उस अरेस्ट में तब तक हैंड कफिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब तक कि वह व्यक्ति फोर्स का प्रयोग ना करे सामने वाला। अगर वो फोर्स का प्रयोग कर रहा है, गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है, तो उस स्थिति में हैंड कफिंग भी किया जा सकता है और उसको टच भी किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात सेक्शन 46 में क्या कह दी गई? ये कहा गया कि जब भी किसी महिला को अरेस्ट करना है तो वहां पर महिला पुलिस ऑफिसर होगी, और किसी भी महिला को सनसेट होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय के पहले यानी रात में किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर एक्सेप्शनल केसेस में ऐसी आवश्यकता भी पड़ती है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? प्रायर परमिशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की रिक्वायर होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लेकर के महिला पुलिस ऑफिसर ही उस महिला को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले या रात में गिरफ्तार कर सकती है। और क्या इसमें बताया गया? क्या इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आई? ये बेसिकली अरेस्ट हाउ में इसी को बता रहा है क्या कि अगर वो फोर्स का प्रयोग करता है, बल का प्रयोग करता है अरेस्ट से बचने के लिए, तो क्या उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है, उसका मर्डर किया जा सकता है, उसको मारा जा सकता है? किस केस में? किस में नहीं, प्रोविजंस में ही डेथ जो है उसकी कॉज नहीं की जा सकती है किसी भी स्थिति में। अगर गिरफ्तार करने गए हैं और गिरफ्तार करने से वो अपने आप को क्या कर रहा है? बचा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा होगा कि जब कोई भागता है गिरफ्तारी से, पुलिस क्या करती है? पैर पे गोली मारती है। मतलब जनरली तो वो प्रोविजन सेक्शन 46 में लिखा गया है, क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई जब अरेस्ट किया जाएगा और कोई प्रतिरोध करेगा, बल का प्रयोग करेगा, भागने का प्रयास करेगा, तो भी उस स्थिति में उसको डेथ कॉज नहीं की जाएगी, उसकी गाली। तो ये सेक्शन 46 का प्रोविजन हो गया कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। अब प्रोसीजर की बात करें कि भाई बिफोर मेकिंग एंड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट क्या क्या प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा आफ्टर द अरेस्ट क्या क्या प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिफोर द मेकिंग क्या प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है? अगर वारंट केस है, ठीक है, अगर वारंट की रिक्वायरमेंट है तो पहले वारंट प्राप्त करें, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट हो गई। और क्या रिक्वायरमेंट है? प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है कि जो अरेस्ट करने जाए पुलिस ऑफिसर वो जनरली अपनी आइडेंटिफिकेशन बियर करता हो, अपना जो आईडी कार्ड है वो लगाए हो, और सामान्य रूप से अपनी यूनिफॉर्म में गया होना चाहिए। दूसरी बात कि जब वो अरेस्ट करने जाए तो वो विद ग्राउंड्स बताए कि अरेस्ट के ग्राउंड्स क्या है। सेक्शन 50 पढ़ोगे सीआरपीसी का, और सेक्शन आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखोगे, उसमें भी ये बात कही गई है। तो क्या होना चाहिए? प्रॉपर आइडेंटिफाइड व्यक्ति होना चाहिए कि भाई उसकी वर्दी हो, यूनिफॉर्म में हो, और वो प्रॉपर अपना मार्क्स लगा हो, आईडी कार्ड लगाए हो, ठीक है, नेम उस पे बियर हो, मेंशन हो। और इसके अलावा वो ग्राउंड्स बताए। ग्राउंड्स बताने के साथ वो भी ये भी बताएगा, ये भी इन्फॉर्म करेगा कि मैं किस थाने में इसको लिए जा रहा हूं, ठीक है, कहां पे लिए जा रहा हूं, किस थाने में लिए जा रहा हूं, कहां से मैं आया हूं, किस केस में। ग्राउंड्स जब बताएंगे तो जनरली ये भी बताएंगे कि मैं किस केस के लिए है। इसके अलावा क्या कि जो अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति रिलेटिव नहीं है, उसके परिवार का कोई व्यक्ति या रिलेटिव नहीं है वहां पर मौजूद, तो जो पड़ोसी होंगे तो दो पड़ोसियों को इन्फॉर्म करेगा, इस बात की इंफॉर्मेशन देगा कि भाई इनको मैं यहाँ लेकर के जा रहा हूँ, अगर इनके घर का कोई बात में आए तो आप इनको बता दीजिएगा कहाँ ले गई है, कौन सी पुलिस ले गई है, कौन सा कहाँ पे ले गई है। ठीक,
दूसरा, उसमें ये भी उस समय बताया जाएगा कि भाई क्या उस केस में राइट टू बेल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्या आपको बेल प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं। दूसरा, आप अपने जो लॉयर है, जो लीगल कंसल्टेशन है, उससे आप कंसल्ट कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, फोन वगैरह से बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरे करने होते हैं तो अरेस्टिंग अथॉरिटीज को, कब, बिफोर मेकिंग और एट द टाइम ऑफ मेकिंग अरेस्ट, ये रिक्वायरमेंट होती है। और इन सारे प्रोविजंस जो है आपके सेक्शन 50 से लेकर के 47 में देखोगे। 47 का मतलब क्या है कि अगर कोई भाग रहा है, ठीक है, रीच आउट से भागा है, पकड़ने का जहां भी जाए वहां पे उसका पीछा कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, ये सारी भी रिक्वायरमेंट है। 47 बिफोर इस वाले कॉलम में आए, तो इसको हम डिटेल में विद प्रोविजंस की सहायता से बाद में समझेंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिकल एक जनरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि अगर किसी को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करते समय कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो पुलिस ऑफिसर को पूरी करनी होती है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ग्राउंड्स बताना चाहिए, कौन से थाने से आए हैं, किस जगह से आए हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, ये बताना होगा। अगर उसके परिवार वाले नहीं है तो उसके पड़ोसियों को सूचित करना है कि किस कहाँ ले जा रहे हैं, उसको राइट टू बेल है या नहीं है, ये भी इन्फॉर्म करना है, इसकी सूचना भी देनी है। और आप अपने लीगल एडवाइजर से या लीगल काउंसलर है जो एडवोकेट है उससे कंसल्ट कर सकते हो, ये सारी रिक्वायरमेंट। अब आफ्टर द अरेस्ट की अगर बात करें कि गिरफ्तार करने के बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, तो गिरफ्तार करने के बाद जनरली क्या करना होता है कि विद इन द 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना होता है। जब सेक्शन 56 और 57 पढ़ोगे सीआरपीसी की, तो उसमें इस प्रकार की बात की गई है। तो ये सेक्शन 56 और 56 एंड 57 देखोगे। इसके अलावा क्या होता है, क्या करना होता है, अगर एक्यूज्ड रेप वगैरह से संबंधित है या किसी इस प्रकार के उससे संबंधित है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की बात की गई है सीआरपीसी में। कहां पे की गई है भाई मिसाल देखो, कहां पे किया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन की। एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद कौन से सेक्शन में की गई है, सेक्शन 51 या 52 या 53 52 53 ना, सेक्शन उसकी बात की गई है। ठीक, मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिया, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत कर दिया। और क्या करना, और क्या रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 58 का कंप्लायंस करना। सेक्शन 58 का कंप्लायंस करना, सेक्शन 58 क्या कह रही है, सेक्शन 58 क्या कहती है कि जो भी डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, उसको अरेस्ट करने की सूचना देना। ठीक है, ठीक है, इंफॉर्मेशन अरेस्ट की सूचना देना। देखो सेक्शन 58 पढ़ लो, उसमें मेंशन होगा इस बात में। सेक्शन 58 में क्या लिखा है, पढ़ो सर। पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, क्या, ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन shall report to the district magistrate or if he so directs to the sub-divisional magistrate the cases of all persons arrested without warrant within the limits of their respective stations। सामान्य सी बात हमने क्या रिक्वायरमेंट करनी है, रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। सेक्शन 58 की क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर जो भी पर्सन को बिना अरेस्ट के बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है उसके जुरिस्डिक्शन में, तो जनरली वो क्या करे, जो इस ऑफिसर इंचार्ज है, जो थाना अध्यक्ष है, वो क्या करे, वो इन्फॉर्म करे। किसको इन्फॉर्म करे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करे। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर वो निर्देशित करता है कि भाई अपने सब डिवीजन को ही, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को ही बता देना या एसडीएम को ही इन्फॉर्म कर देना, तो उसको इन्फॉर्म कर देना। ये भी क्या है, ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है और ये पोस्ट अरेस्ट रिक्वायरमेंट है जो पूरी करनी है। कितने टाइम में बता रहा है, रीजनेबल टाइम, वही 24 घंटे के भीतर जब प्रस्तुत करते हैं तो एक दो दिन में बता ही है। इस बात को उसमें मेंशन नहीं किया गया सेक्शन 58 में, लेकिन इसका मतलब यही है कि विद इन द रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम का गिरफ्तार आज किया है और बताया 1 महीने बाद, तो ये तो अनरीजनेबल टाइम है। बियॉन्ड 24 आवर बताया तो फिर एक्शन 24 आवर्स के भीतर बताने की कोई रिस्पांसिबिलिटी इस प्रकार की होती नहीं कि 24 आवर्स के अंदर ही बताए। ठीक है, प्रस्तुत करने की रिक्वायरमेंट जरूर होती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रस्तुत करने की रिक्वायरमेंट होती है। रीजनेबल टाइम कुछ तो 2 दिन 3, हाँ, रीजनेबल विद इन द वीक, इसको ऐसे समझ सकते हो, 1 सप्ताह के भीतर उनको बताने की आवश्यकता हो। इसके अलावा क्या होता है,
कि अगर वो भाग गया है, अरेस्ट हुआ, अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद वो भाग गया, तो उसका पीछा करने का और उसको अरेस्ट करने का ये भी क्या है, पोस्ट अरेस्ट रिक्वायरमेंट है जो की जा सकती है। कहां पे दिया गया, सेक्शन 60 पर। सेक्शन 60 देखो, Power of escape to pursue and retain. क्या लिखा गया है, पढ़ो। If a person in lawful custody escapes or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in India. कहीं पर भी गिरफ्तार कर सकता है। अगर वो कस्टडी में था और कस्टडी में भाग गया है, तो ये भी किसमें आएगा, रिक्वायरमेंट में आएगा। कौन सी रिक्वायरमेंट है ये, आफ्टर द अरेस्ट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक कस्टडी में, जब तक अरेस्ट किया नहीं जाएगा तब तक सेक्शन 60 की एप्लीकेबिलिटी की कोई बात ही नहीं है। सेक्शन 60 कब एप्लीकेबल होगा, जब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो कस्टडी से भाग गया। कहां, कहीं पर भी कर सकता है, एनी प्लेस, कहीं पर भी कर सकता है, इंडिया में, भारत के किसी भी स्थान पे कर सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये क्या है, आफ्टर द अरेस्ट रिक्वायरमेंट है जो पूरी करनी होती है कुछ, और ये सारी बातें आपके सेक्शंस में दी गई है, इस वाले चैप्टर में, चैप्टर 5 में दी गई। उसको हम 1 बाय 1 करके समझेंगे और रिलेवेंसी बताएंगे, कनेक्ट करेंगे कहां से। समझ में आ रहा है ना? तो एक पहले हम एक ओवरव्यू देने का प्रयास करें। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात अगर हम करें, तो राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन की जब हम बात करेंगे तो उसमें वही बातें आएंगी जो यहाँ पे हमें समझनी है। क्या, कि राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, राइट टू वेल, जमानत पाने का अधिकार अगर वो वेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, और क्या, 24 आवर्स के विदिन में, मतलब 24 घंटे के भीतर ही नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने का अधिकार, प्रस्तुत किया जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का अधिकार। ठीक है, और अगर उसको रिक्वायरमेंट है मेडिकल फैसिलिटी की, अरेस्ट करते समय वो बीमार अवस्था में है, उस अवस्था में है, तो उसको मेडिकल असिस्टेंस भी दी जाएगी, मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी। ये सारी बातें आपकी आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में भी सेम बातें दी गई है। सेक्शन 51, ठीक है, और 2 क्लॉज ऐसे करके हैं, सेक्शन 56 और 57, ठीक है। आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी इस प्रकार की बात कर रहा है। तो राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है, राइट टू गेट बेल, जमानत पाने का अधिकार, राइट टू कंसल्ट विद लीगल प्रैक्टिशनर, विधिक व्यवसायी से कंसल्ट करने का अधिकार। और एक केस था नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे। नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी के केस में कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास, किसी एक्यूज्ड के पास अपना लॉयर करने का पैसा नहीं है और वो कंसल्ट करना चाहता है, उसका ये जो आर्टिकल 22 में जो राइट उसको मिला है, राइट टू कंसल्ट विद लीगल प्रैक्टिशनर, तो वहां पर स्टेट की ये रिस्पांसिबिलिटी होगी कि उसे लॉयर प्रोवाइड करे। इससे रिलेवेंट प्रोविजन नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का केस देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। इससे हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, दोनों केसेस में इस प्रकार की बात कही गई कि जब भी अरेस्ट किया जाएगा उसके पास अगर लॉयर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो अब सेक्शन 303 सीआरपीसी की वो भी इस प्रकार की बात कह रही है। सेक्शन 303 आर्टिकल 39 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी लीगल एड की बात करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है। और केसेस हमने बताए हैं कि कौन से, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का और हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। हुसैन आरा खातून, हाँ, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, साइटेशन इसकी जो है 1979 या 80 के आसपास के देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना इसको। ठीक है, 1989 या 80 के आसपास एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है, किसी ने कहा गया कि उसके पास नहीं है तो ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी हो जाएगी कि उसको क्या करे, लीगल प्रैक्टिस के जो करता हो उसको प्रोवाइड करे, और वो खर्चा कौन देगा, वो स्टेट देगा, स्टेट गेयर आउट करेगा। ठीक, तो ये कुछ बातें ऐसी हो गई जो किससे रिलेटेड है, जो बेसिकली रिलेटेड है कि अरेस्टेड पर्संस के राइट्स। अभी हम ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, डिटेल व्यू में हम कल भी उसमें पढ़ेंगे और कल ही इसको खत्म कर देंगे।
क्योंकि एक बार का आपका बैकग्राउंड अगर बना होगा ठीक से तो उसको सेक्शन बाय सेक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और यहाँ पे इसमें हमने नहीं दिया, उसको यहाँ पे कर लेते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या कि अरेस्ट कौन कर सकता है, हु कैन मेक अरेस्ट। इससे रिलेटेड भी प्रोविजन हमारे सीआरपीसी में दिए गए हैं। हु कैन मेक अरेस्ट, कौन कर सकता है, गिरफ्तार कौन हो सकता है, ठीक। तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस जो है आप देखोगे सेक्शन 43, सेक्शन 44, ठीक है, ये रिलेवेंट प्रोविजन है। जनरली अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने ये जाना कि पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही अरेस्ट कर सकती हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा। लेकिन जब हमने यहाँ पर अरेस्ट की डेफिनेशन लिखी थी तो हमने क्या लिखा था, इट इज अ लीगल प्रोसीजर, ठीक है, विच इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग द अटेंडेंस या प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। यही तो लिखा था। लीगल अथॉरिटी है, लीगल प्रोसीजर है और बाय लीगल अथॉरिटी, ठीक है। तो एक विधिक अधिकार होना चाहिए, विधिक प्राधिकार होना चाहिए। तो विधिक प्राधिकार का मतलब क्या है, जिस अधिकार का जन्म लॉ से हो रहा हो, विधि से हो रहा हो, या कोई पर्सन कोई पर्सन कॉम्पिटेंट हो उस पावर को प्रोवाइड करने के लिए, उस पावर को डिलीवर करने के लिए, ठीक। तो पहली चीज हमने बताया कि भाई अरेस्ट विदाउट वारंट जब होता है, विद वारंट जब होता है तो मजिस्ट्रेट क्या होता है, वो कॉम्पिटेटिंग अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट है टू प्रोवाइड लीगल अथॉरिटी, कि भाई आप जाओ अरेस्ट कर दो, ठीक। तो एक तो वो प्रकार हो सकता है, वो तरीका हो सकता है जिसमें अथॉरिटी दी गई है, और दूसरा कोई व्यक्ति दे सकता हो, और दूसरा लॉ दे सकता हो। तो इन सेक्शंस में 43 और 44 में जो अथॉरिटी दी गई है वो सीआरपीसी दे रही है, यानी लॉ दे रहा है क्या करने का, अरेस्ट करने का। किसको दे रहा है, मजिस्ट्रेट को भी दे रहा है। कि अभी तक हमने क्या बात की थी, जनरली कौन अरेस्ट करता है, पुलिस करती है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करती है। अब क्या, जब हम इनको पढ़ेंगे तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी किसी को अरेस्ट कर सकता है, कोई प्राइवेट पर्सन भी किसी को अरेस्ट कर सकता है। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, इसके लिए सेक्शन 43 आप देखोगे तो उसमें मिलेगा प्रोविजन, ठीक। और 44 में ये पावर्स दी गई है किसको, मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि मजिस्ट्रेट भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। जनरली ये गिरफ्तारी का काम किसका होता है, एजेंसीज का होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का होता है, पुलिस का होता है। और अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम तो यही समझेंगे कि पुलिस को ही अरेस्ट करने की पावर है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ही अरेस्ट करने की पावर है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को या मजिस्ट्रेट को तो नहीं। लेकिन जब हम सेक्शन 43 और 44 पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि भाई कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें स्वतः ही अरेस्ट करने की पावर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल में वेस्ट हो जाती है, नीत हो जाती है, और कब मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। तो सेक्शन 43 का छोटा सा सेक्शन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या कहा गया सेक्शन 43 में, Arrest by private person and procedure on such arrest. Any private person may arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offence or any proclaimed offender, and without unnecessary delay shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer, or in the absence of a police officer take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station. If there is reason to believe that such person comes under the provisions of section 41, a police officer shall rearrest. Third, if there is reason to believe that he has committed a non-cognizable offence and he refuses on the demand of a police officer to give his name and residence, or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be a false, he shall be dealt with under the provisions of section 42. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offence, he shall be at once released. क्या कहा, पावर्स और प्रोसीजर की बात की गई कि प्राइवेट इंडिविजुअल को पावर होगी अरेस्ट करने की, लेकिन उसके लिए क्या होगा, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है कि वो केवल नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल मामलों में, अगर नॉन अवेलेबल मामला, नॉन अवेलेबल कोई ऑफेंस हुआ है या कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी ने कमिट किया है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल को अपने आप स्वतः ही पावर मिल जाएगी सेक्शन 43
ठीक है, वो मामला कैसा होना चाहिए, नॉन बेलेबल होना चाहिए और कॉग्निजेबल। अब यहां पर जो हम बात कर रहे थे अरेस्ट विदाउट वारंट की, उसमें भी हमने क्या बताया था कि मामला कैसा होगा, नॉन बेलेबल होगा और कॉग्निजेबल होगा। यानी जो सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, जो ग्रीवियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, उसमें पुलिस को जब बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर मिल जाती है, तो वही पावर यहाँ पर किसको दी गई है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट पर्सन। क्यों दी गई है, क्यों दी गई है भाई, क्यों दी गई है? अभी हमने बताया था विजय माल्या और नीरव मोदी हो गया चौकसी वाला कि अगर वह ऑफेंडर, वो एक्यूज्ड जो है वो मिल ही नहीं सकता है, वो न्यायालय की प्रीव्यू में ही नहीं आ सकता है, अब वो भाग गया है, तो उस पर केस चलाने का क्या फायदा, सारा का सारा क्रिमिनल प्रोसीजर धरा का धरा रह जाएगा, सारी की सारी जो है प्रोसीजर, सारा का सारा लॉ बेकार हो जाएगा। उस लॉ को अगर इन्फोर्स लाना है, इन्फोर्स कराना है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि वो कम से कम उसकी पहुंच तक होना चाहिए, कोर्ट की पहुंच तक होना चाहिए, लीगल अथॉरिटीज की पहुंच तक होना चाहिए। ऐसा करने के लिए ही क्या किया गया, भले ही जो पर्सनल लिबर्टी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, आर्टिकल 21 में उसको स्थान दिया गया है, लेकिन उस पर्सनल लिबर्टी को भी कर्टेल किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगर वह भाग जाएगा तो ये सारा जो लॉ सीआरपीसी का हमने बना रखी है, सारे सेक्शंस बना रखे हैं, इनका कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पकड़ा जाए, उसको इंश्योर किया जाए। और जनरली हमने क्या बताया, जब कोई लाइफ इंप्रिजनमेंट से या डेथ पेनल्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस करेगा तो जनरली वो कहेगा कि इससे अच्छा यहाँ रहने से क्या फायदा है, सब छोड़ो छाड़ो और कहीं ऐसी जगह पे चलो जहां से आ रहा है, तो जिंदगी तो जिंदगी समाप्त हो जाएगी। और 2-3 साल के ऑफेंसेस में जो होते हैं उसमें भागने का प्रयास नहीं करता है, तो इसीलिए इसमें दिया गया, इसमें भागने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा है, इसीलिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ही। अब क्या, जब वो अरेस्ट करेगा तो अपने घर में थोड़ी ना रखेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल क्या करेगा, नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगा उसको सबमिट कर देगा, जाकर के पहुंचा देगा, हैंडओवर कर देगा। जो लीगल अथॉरिटी से ये प्रोसीजर है इसको अपनाना होता है कब, जब प्राइवेट इंडिविजुअल अरेस्ट करता है। तो प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट कौन से मामलों में कर सकता है, इन नॉन अवेलेबल मैटर्स एंड कॉग्निजेबल मैटर्स, ठीक है। और क्या करना होता है, उसको नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के बाद एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के, ठीक है, पहुंचा देना होता है, हैंडओवर कर देना होता है उस व्यक्ति को, ठीक। 44 क्या बात करता है, 44 पावर्स दे रही है मजिस्ट्रेट को अरेस्ट करने की। मजिस्ट्रेट को, वैसे मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है, ट्रायल करना और इंक्वायरी करना, यही होता है। मजिस्ट्रेट का काम होता है ट्रायल करना या अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना तो पुलिस का काम होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का। लेकिन मजिस्ट्रेट को भी पावर दी गई है कि वो अरेस्ट कर सके। कैसे करेगा, कब करेगा, 44 पढ़ो क्या है। Section 44 Arrest by magistrate. First, when any offence is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender, and may thereupon, subject to the provisions herein contained as to bail, commit the offender to custody. Second, any magistrate, whether executive or judicial, may at any time arrest or direct the arrest in his presence within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant. पहला सबसेक्शन समझते, पहले सबसेक्शन में क्या कहा गया कि भाई कोई भी मजिस्ट्रेट हो, मजिस्ट्रेट का मतलब यहाँ दोनों प्रकार के मजिस्ट्रेट से है। मजिस्ट्रेट का मतलब यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से भी है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से भी है। अगर उसकी उपस्थिति में कोई अपराध किया गया है तो वो क्या कर सकता है, वो गिरफ्तार कर सकता है, ही हैज पावर टू अरेस्ट, ठीक। दूसरी स्थिति में क्या कहा गया, दूसरे सबसेक्शन में क्या कहा गया, जहां पर पहली वाली कंडीशन में उसका जुरिस्डिक्शन है या नहीं है ये आवश्यक नहीं है। क्लियर हुआ। सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया कि वो जिन मामलों में वारंट इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट है केवल उन्हीं मामलों में गिरफ्तार कर सकता है, सबसेक्शन 2 में बताया, ठीक है। या किसी को डायरेक्ट कर सकता है कि भाई आप इनको गिरफ्तार कर लो, इसको पुलिस को ही करता है ना। कभी कभी देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि कोर्ट के सामने कोई उस प्रकार की बात कर देता है तो कोर्ट उसको कहता है कि भाई गिरफ्तार करो, कॉम्पिटेंट कंटेम्प्ट कर देता है कोर्ट का तो भी कह देता है कोर्ट गिरफ्तार करो। तो सेम पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों लोगों को है, दोनों मजिस्ट्रेट को है कि वो जब भी कोई ऑफेंस उनकी उपस्थिति में किया जाए तो वो क्या कर सकते हैं, वो अरेस्ट कर सकते हैं।
दूसरे में क्या कहा गया, केवल उन मामलों में कर सकते हैं जिसमें उनको वारंट इशू करने की पावर होती है, यानी वो जो मामले उसकी जुरिस्डिक्शन में किए गए हैं उन्हीं मामलों में वो कर सकते हैं। जनरली सारे मामलों में वो करने की पावर उनके पास नहीं है, सारे मामलों में नहीं होती, केवल उन्हीं मामलों में होती है। समझ में आ गया। अब एक अलग सी बात, एक डिफरेंट बात जो है वो यहाँ पे दी गई है इस चैप्टर में कि कुछ लोगों को अरेस्ट से उन्मुक्ति प्रदान की गई है, कुछ प्रिविलेज है जो प्रदान की गई। वो किसको प्रदान किए गए, आर्म्ड फोर्सेस के जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रिविलेज दिया गया है गिरफ्तारी का, गिरफ्तार होने से। ठीक है, गिरफ्तारी करने का नहीं दिया गया अधिकार, उनको गिरफ्तार नहीं किया, ये प्रिविलेज उनको दिया गया है। कहां पे, सेक्शन 45 में। ठीक है, जो आर्म्ड फोर्सेस पे लागू होता है। क्या है विशाल, इसको पढ़ो। Section 45, protection of members of the armed forces from arrest. First, notwithstanding anything contained in sections 41 to 44, both inclusive, no member of the armed forces of the Union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duties, except after obtaining the consent of the central government. Second, the state government may by notification direct that the provisions of subsection 1 shall apply to such class or category of the members of the force charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be serving, and thereupon the provisions of that subsection shall apply as if for the expression central government occurring therein the expression state government were substituted. क्या कहा गया, कहा गया कि भाई 41 और 42 में जो बातें हैं, 41 और 42 में, सेक्शन 41 और 42 में जो बातें हैं, सेक्शन 41 और 42 में मतलब किसी बात के होते हुए भी, 41 to 44, ठीक है, 42 हमको पढ़ना पड़ेगा। 41 42 क्या है कि 41 42 में चाहे जो बात लिखी हो उससे कोई मतलब नहीं है कि जो आर्म फोर्सेस के व्यक्ति होंगे अगर वो अपनी ड्यूटी को, ठीक है, अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को एग्जीक्यूट करते हुए कोई काम कर देते हैं और वो ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जिनको तय करेगी कि भाई इन मामलों में अरेस्ट नहीं किया जाएगा या इन पर्सन्स को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत टाइप के जो है आर्म फोर्सेस भी होते हैं, ITBP है, BSF है, बहुत सारे टाइप होते हैं, तो किस कैटेगरी को उसमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और किनको किया जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर सकती है, उनके पास ये पावर है। ठीक है, कि किनको किया जाएगा और किनको नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे वो था आर्म फोर्सेस स्पेशल, वो AFSPA करके एक्ट था ना, स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब वो लागू हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो लॉ किसने बनाया था, वो लॉ बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। तो पार्लियामेंट ने स्टेट उसने दे दिया कि भाई बिना, अगर सस्पेक्ट है तो गोली मार सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसे तो सस्पेक्शन, अगर डाउट है, संदेह है, उस पर गोली मार देना तो अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन उसके तहत क्या किया गया था, उन्मुक्ति प्रदान की गई थी, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कोई मामला नहीं चलाया जाएगा। तो वो स्पेशल लॉ था, तो वो उसकी उसमें जो वो दी गई थी वो कहां से दी गई थी, सेक्शन 45 से निकल के आई थी। तो वो सब्जेक्ट कौन तय करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है, किनको छोड़ना है, किनको नहीं करना है। जनरल प्रोविजंस क्या है कि 41 और 42 में चाहे जो बात लिखी हो, जो आर्म फोर्सेस के व्यक्ति होंगे उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे होंगे, उस स्थिति में अगर कोई वो अपराध कर देते हैं तो उस स्थिति में उनको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं। रिसेंटली आया था मामला ओडिशा टाइम का, नेवी के बंदों ने मछुआरों को गोलियां मार दी, तो उसमें जो है बेसिकली नहीं किया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों, सेक्शन 45 जो है प्रिविलेज दे रही है, स्पेशल प्रिविलेज। इंटरनल इंक्वायरी चलती है, हाँ इंटरनल इंक्वायरी चल सकती है, वो अपनी वाला विषय है, लेकिन इस लॉ के तहत वो जो पुलिस है उनको अरेस्ट नहीं कर सकती, ये वाली बात यहाँ पे कही। ठीक है, तो जिसको आप